नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज सुनिए आईसीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी काकी तथा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। काकी के लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। यह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इनकी भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है। अनाथ, आद्रा, दुर्वादल इनके काव्य खंड है। इनका कहानी संग्रह मानुषी है। तो ये था लेखक का परिचय। तो हम अब शुरू करते हैं। काकी कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी के द्वारा लेखक ने एक बेटे का अपनी माँ के प्रति स्नेह प्रकट किया है। एक माँ की ममता तथा बच्चे का जो स्नेह अपनी माँ के प्रति रहता है, उस भावना को लेखक ने इस कहानी में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया और नहीं दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही प्रकट हो गया और यह बात उससे भी छिपी ना रह सकी। काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुद्रण तो कर्मशः शांत हो गया, परंतु शोक ना शांत हुआ। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी तो ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे और बोले, अच्छा मंगा दूंगा, कहके उदास भाव से कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकार कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का साम्यवयस्क था, साथी था। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा तो देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला शामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी तो सब ठीक हो जाएगा। शामू ने गंभीरता से सोचा, बात तो इसने लाख टके की सुझाई है, परंतु कठिनता यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। सोचते शामू चिंता में पड़ गया और रात को उसे नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जौहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चीट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंचेगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन में
शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग पर रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य के विघ्न की तरह उग्र धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांड में मुखबिर हो गया और बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के लिए पतंग फाड़ डाली और रस्सियों को देखकर बोला, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था, काकी। तो यह थी कहानी काकी। इस कहानी के द्वारा C.S. राम शरण गुप्त ने एक बच्चे के मनोभावों का वर्णन किया है कि बच्चा किस तरीके से अपनी माँ से प्रेम करता है और उसे यह भी विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। वह सोचता है कि माँ उससे फिर से आकर भगवान के पास से भी वापस उसकी माँ आएगी और उससे वह उतना ही प्यार करेगी। प्रस्तुत कहानी में भी शामू अपनी काकी माँ को इतना प्यार करता है कि वह राम जी के पास पतंग भेजकर अपनी माँ की वापसी की उम्मीद रखता है और वह डोर की जगह मोटी रस्सी लगाता है ताकि उसकी माँ आराम से उसको पकड़कर नीचे उसके पास दोबारा से आ सके। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चों की किस प्रवृत्ति का चित्रण किया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बच्चों की भोली मानसिक अवस्था का चित्रण किया है। इसमें 2 बच्चे शामू और भोला दोनों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि काकी की मृत्यु के पश्चात जब शामू बहुत उदास रहने लगता है और एक पतंग को उड़ते देखकर उसे लगता है कि इस पतंग के द्वारा वह अपना संदेश अपनी माँ के पास पहुँचा सकता है और तथा वह उसकी डोर को पकड़ करके अपनी माँ को वापस भी बुला सकता है। और दूसरा पात्र जो है भोला है, और जब वह देखता है कि काकी डोर पकड़ करके नीचे कैसे आएगी तो वह शामू को सलाह देता है कि काकी डोर से कैसे नीचे उतर सकेगी। डोर की जगह अगर एक पतंग के साथ रस्सी बांधी जाए तो वह आराम से उतर जाएगी। उनके इस भोलेपन और की भावना को देखकर विश्वेश्वर भी बहुत हैरान रह जाते हैं। प्रश्न है, विश्वेश्वर हक्के बक्के क्यों रह गए? तो इसका उत्तर है, विश्वेश्वर ने रस्सियों को देखकर पूछा, किसने मंगाई है? भोला उन्हें बताता है कि शामू ने मंगाई है। शामू कहते थे कि पतंग टांगकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे और पतंग पर चिपके कागज पर काकी लिखा है ताकि यह पतंग सीधे काकी के पास ही पहुँचे। उनका भोलापन देखकर ही विश्वेश्वर हक्के बक्के रह जाते हैं।